सो हेलो फ्रेंड, तो आज का जो वीडियो है वो पावर प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है डीएम प्रोसेस ऑफ वाटर। तो डीएम प्लांट में जो वाटर का डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस किया जाता है वो कैसे किया जाता है, कौन कौन सा इक्विपमेंट वहाँ पर यूज किया जाता है, उसका क्या फंक्शन है, क्या पैरामीटर, क्या केमिकल वहाँ पर यूज किया जाता है, क्या पैरामीटर हम लोग मेंटेन करते हैं और हमारा क्या आउटपुट बन के निकलता है, इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। तो ये वीडियो एक ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट होगा ही, जो लोग भी पावर प्लांट में वर्क करते हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट होगा ही, साथ में जो लोग भी स्टूडेंट हैं जो पावर प्लांट से रिगार्डिंग जो स्टडी करते हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे रिलेटेड अक्सर एग्जाम और इंटरव्यू में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि पूरा डीएम प्लांट का जो प्रोसेस है इसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। तो आइए बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो डीएम प्रोसेस ऑफ वाटर यानी कि डीएम प्लांट में जो हम लोग वाटर का डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस करते हैं वो कैसे करते हैं, इसी के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। उससे पहले हम लोग ने इससे पहले वाले जो वीडियो में डिस्कशन किया है कि कैसे डीएम प्लांट में जो रॉ वाटर होता है, जो नदियों तालाबों या झीलों से लाया जाता है रॉ वाटर को, उसको कैसे एक क्लैरिफाइड वाटर जो है वो बनाया जाता है, यानी कि उसमें से कैसे अनडिजॉल्व जो सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं उसको रिमूव करके, टर्बिडिटी को रिमूव करके वहां पर एक फ्रेश वाटर जो है वो तैयार किया जाता है। तो वो प्री ट्रीटमेंट का प्रोसेस है जो कि क्लैरिफायर के मदद से होता है, उसको हम लोग ने उसमें डिटेल में देखा है। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में लिंक है, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद ये टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर होगा क्योंकि इससे पहले का जो प्रोसेस है वो क्लैरिफायर ही है, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा क्लैरिफाइड वाटर होता है वो फिर डीएम प्रोसेस के लिए आता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने कुछ ये फ्लो डायग्राम बनाया है जो कि डीएम प्रोसेस से रिलेटेड है। तो क्या क्या चीजें हैं पहले उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्या है कि डीएमएफ यानी कि ड्यूअल मीडिया फिल्टर, फिर उसके बाद आता है एससीएफ यानी कि एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, और फिर आता है एसएसी यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन एक्सचेंजर, और फिर उसके बाद आता है डिगेशन, और फिर उसके बाद आता है एसबीए यानी कि स्ट्रॉन्ग बेसिक एनायन एक्सचेंजर, और फिर उसके बाद आता है एमबी यानी कि मिक्स बेड, और उसके बाद आता है यूएफ यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और फिर हमारा जो वाटर है वो डीएम वाटर तैयार हो जाता है और इसको फिर एक स्टोरेज टैंक में रख लिया जाता है जिसको कहा जाता है DMWST यानी कि डीएम वाटर स्टोरेज टैंक। ओके, तो देखिए सबसे पहले बात आती है कि ये डीएम प्रोसेस की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो देखिए हम लोग ने जो पिछले वीडियो में वाटर का जो प्री ट्रीटमेंट किया था तो उसमें हम लोग ने देखा था कि वाटर में से सिर्फ जो टर्बिडिटी होती है या जो वाटर में अनडिजॉल्व्ड जो सॉलिड्स होते हैं उसको रिमूव किया जाता है, लेकिन वाटर में इसके अलावा भी कई सारे इंप्योरिटीज रहते हैं, जैसे आपका जो डिजॉल्व मिनरल्स और जो सॉल्ट्स होते हैं, जो वही जो होता है वाटर का हार्डनेस को बढ़ाता है, ठीक है। जितना ज़्यादा वो मिनरल सॉल्ट्स होंगे उतना ज़्यादा हार्डनेस जो होता है वो बढ़ेगा, और यही हार्डनेस जो होता है वो बॉयलर ट्यूब में जाके इफेक्ट करता है, उसकी लाइफ को खत्म करता है, ठीक है, जो कि अच्छा नहीं है। तो इसलिए हमको इसको रिमूव करना जरूरी है और इसी कारण से हमें बॉयलर में जो है वो डीएम वाटर की जरूरत पड़ती है। तो वाटर में जो भी मिनरल्स और साल्ट्स है उसको भी रिमूव किया जाता है इसी डीएम प्लांट में या डीएम प्रोसेस के द्वारा। तो देखिए हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि हमारे वाटर में क्या क्या इंप्योरिटी रहती है। बाकी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे वाटर में जो आपके डिजॉल्व साल्ट्स और मिनरल्स है वो क्या क्या होते हैं। तो वहाँ पर भी हम लोग ने बात किया था जैसे कि पिछले वीडियो में कि जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम के जो सॉल्ट्स होते हैं, जैसे आपका क्या हो गया कैल्शियम का, तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम सिलिकेट हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट हो गया। तो ये कैल्शियम के साल्ट्स हो गए। फिर उसी तरह मैग्नीशियम के होते हैं जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, बाकी सब उसी तरह। फिर उसी तरह पोटेशियम के होते हैं, ठीक है। तो इन सभी को भी रिमूव करना जरूरी होता है जो कि डीएम प्रोसेस के द्वारा ही होता है। यहाँ पे आयन एक्सचेंज प्रोसेस को अपनाया जाता है इसको रिमूव करने के लिए, यानी कि यहाँ पर आयन जो होते हैं ना उनको एक्सचेंज कराया जाता है इस प्रोसेस के द्वारा। तो इसमें क्या आयन्स होते हैं, तो देखिए ये जो मिनरल्स और जो सॉल्ट्स है जब ये टूटेंगे तो ये क्या बनाएंगे, एक पॉजिटिव आयन बनाएगा और एक नेगेटिव आयन बनाएगा। तो जो पॉजिटिव वाला जो कहलाता है वो होता है केटायन, ठीक है। तो इसको सिंपली अगर याद रखना है, जैसे काफी कंफ्यूजन होता है इसको याद करने में, तो इसको सिंपली याद रखना है कि Ca+ जो है वो पॉजिटिव है, तो Ca से आपका जो केटायन है वो है। तो इसको याद रख सकते हैं कि केटायन वाला जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, और एनायन वाला जो होता है वो माइनस होता है। तो जब कभी अगर कोई भी इसमें से जो सॉल्ट से अगर टूटेगा तो एक पॉजिटिव बनाएगा, एक नेगेटिव बनाएगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को ही ले लेते हैं तो Ca+ एक बनेगा और CO3- बनेगा, तो प्लस वाले को केटायन बोलेंगे, ठीक उसी तरह माइनस वाले को आपका एनायन बोलेंगे। बाकी उसी तरह मैग्नीशियम सल्फेट हो गए, आपका सोडियम क्लोराइड हो गया या सिलिकेट्स के सॉल्ट्स हो गए,
इन सभी जो भी टूटेंगे तो नेगेटिव वाला एनायंस और पॉजिटिव वाला कैटायंस, और इन्हीं दोनों को जो है इस डीएम प्रोसेस से रिमूव किया जाता है। अब कैसे किया जाता है इसको हम लोग यहाँ पर प्रोसेस के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो क्लैरिफाइड वाटर होता है जिसको प्री ट्रीटमेंट करके वो फिर पंप के द्वारा आपके डीएमएफ में भेजा जाता है, यानी कि डुअल मीडिया फिल्टर में भेजा जाता है। डुअल मीडिया फिल्टर कहने का क्या मतलब है, तो जैसा कि फिल्टर है यानी कि वो फिल्ट्रेशन का काम करेगा, वाटर को फिल्टर करेगा, और डुअल मीडिया का क्या मतलब है, यानी कि उसमें दो मीडियम हो गए, यानी कि दो माध्यम से होकर वो गुजरेगा, उसमें दो तरह के फिल्टर का यूज किया जाएगा, ठीक है, मटेरियल का यूज किया जाएगा। तो क्या क्या रहता है, तो ऊपर में जो आपको दिख रहा है ये ब्लैक कलर का वो होता है एंथ्रासाइट कोल, और नीचे में जो आपको दिख रहा है वो होता है सैंड। तो यहाँ पर डुअल मीडिया में एंथ्रासाइट और आपका सैंड का यूज किया जाता है, इसलिए इसे डुअल मीडिया फिल्टर कहते हैं। तो जब आपका क्लैरिफाइड वाटर जो है वो डुअल मीडिया फिल्टर में गुजरती है तो उससे पहले उसकी जो टर्बिडिटी है वो आपका लेस देन 5 NTU होता है, और वहीं उसकी pH के बारे में बात करें तो 7.5 से 8.8 होता है। लेकिन जैसे ही ये डुअल मीडिया फिल्टर से फिल्ट्रेट होकर निकलता है तो उसकी यहाँ पे टर्बिडिटी है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, काफ़ी हद तक कम हो जाती है, लेस देन 2 NTU हो जाता है। तो इसका मेन पर्पस यही है कि वाटर में जो क्लैरिफाइड वाटर होता है वहाँ पर जो टर्बिडिटी बच गया उसको भी वहाँ से रिमूव कर देना, जितना पॉसिबल है वहाँ पर टर्बिडिटी को मिनिमाइज कर देना, और फिर हमारा जो वाटर यहाँ से निकल के आता है तो वो आता है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर में। ये भी एक तरह का फिल्टर है, और इसका मेन पर्पस क्या होता है कि वाटर में जो आपके रेसिडुअल क्लोरीन है, जो वाटर में आपके क्लोरीन जो बचे हुए हैं जो मौजूद है उसको रिमूव करता है। हम लोग देखे थे कि जब वाटर का प्री ट्रीटमेंट किया जा रहा था क्लैरिफायर में तो हम लोग कुछ केमिकल भी ऐड करते थे, वहाँ पर क्लोरिनेशन प्रोसेस भी किया जाता है, तो उसके लिए क्लोरीन के प्रोडक्ट या क्लोरीन भी मिलाया जाता था। तो यहाँ पे जो वाटर आएंगे उसमें क्लोरीन भी होगा, तो इसी क्लोरीन को वो जो है HCF जो है वो रिमूव करता है। साथ में वाटर में जो दुर्गंध होते हैं, वाटर में जो केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी वो यहाँ से रिमूव कर देता है। और ये किसके मदद से होता है, तो यहाँ पर जो है चारकोल का यूज किया जाता है। चारकोल में ये प्रॉपर्टी होता है कि जो भी आपके वाटर में जो क्लोरीन है और जो आपके दुर्गंध है, जो केमिकल्स है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और एक फिल्टर वाटर जो है वो आगे की ओर डिस्चार्ज करता है। तो फिर यहाँ से जो फिल्टर होकर वाटर जो होता है वो SAC में जाता है। अब यहीं से आपका जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होता है, यानी कि जो आयन एक्सचेंज का प्रोसेस है, जो डीएम प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजीली वे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे जो कि आपके लिए हमेशा याद रहे। ओके, तो देखिए SAC का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन एक्सचेंजर, ठीक है, इसे शॉर्ट में कैटायन एक्सचेंजर भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें रेजिन मौजूद होते हैं जिनका केमिकल जो फार्मूला होता है वो R-H+ होता है, ठीक है। इसका जो R- वाला जो फार्मूला है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए शॉर्ट में याद रहे, इसलिए इसको R- से डिनोट किया जाता है, और इसके साथ एक प्लस आयन वाले हाइड्रोजन जो है वो मौजूद रहते हैं, ठीक है। तो ये रेजिन जो है वो यहाँ पे मौजूद होता है, और यही जो है वाटर में जो पॉजिटिव आयंस जो है यानी कि जो कैटायंस है उनको जो है वो रिमूव करता है, उनको वो ट्रैप कर लेता है। कैसे करता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। बाकी याद रखिएगा कि जो SAC होता है वो पॉजिटिव वाले को रिमूव करता है, यानी कि जो कैटायन वाला कैटायन को रिमूव करेगा, और जो नेगेटिव वाला होगा वो नेगेटिव वाले को रिमूव करेगा, यानी कि जो एनायन एक्सचेंजर होगा वो आपके एनायंस को रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग SAC को समझ लेते हैं। तो देखिए, इसको शॉर्ट में कैटायन एक्सचेंजर भी कहा जाता है। तो एक्सचेंजर कहने का मतलब ये है कि वो एक्सचेंज करने का काम करेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? आयंस का वहां पे एक्सचेंज करेगा, अपना माल किसी और को दे देगा और दूसरा का माल अपने पास रख लेगा। तो कैसे, तो देखिए इसको हम लोग यहाँ पर इस केमिकल रिएक्शन के मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे SAC में क्या है, ये रेजिन मौजूद है जहाँ पर R- और H+ है, और जब हमारा वाटर जो है वो यहाँ पर गुजरता है तो उसमें आपके कैटायन भी है, एनायंस भी है, लेकिन यहाँ पर जो है वो कैटायंस रिमूव होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए कैसे रिमूव होता है। तो वाटर जो गए तो वाटर में क्या है, कैल्शियम, ये सभी जो मिनरल्स है वो मौजूद है, तो यही जब टूट जाते हैं तो Ca+ और CO3 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल को लिया है, जैसे कि हमने यहाँ पर 3 मिनरल्स और सॉल्ट्स को ले लिया है। तो देखिए जैसे आपका कैल्शियम कार्बोनेट को ले लिया है, मैग्नीशियम सल्फेट को ले लिया है, एक कैल्शियम क्लोराइड को भी ले लिया है। तो ये 3 रिएक्शन की मदद से हम लोग समझेंगे। तो जैसे कैल्शियम यहाँ पे कार्बोनेट है, तो ये जब टूटेगा तो क्या होगा, Ca+ और CO3- हो जाएगा। तो अब देखिए ये क्या होगा, ये R वाला जो रेजिन है वो अपने साथ वाले एक बिरादरी को खोजेगा,
ढूंढेगा, ठीक है, कि मेरे बिरादरी का कौन वो इंसान है। तो जैसे ही उसको मिल जाएगा ना, तो वो क्या करेगा कि अपने साथ वाला जो आदमी था उसको हटा देगा और जो दूसरा वाला जो है, जो सेम बिरादरी यानी प्लस वाला जो है, वो उसको ले लेगा। देखिए इसमें इस रिएक्शन के मदद से समझिए। ओके, यहाँ पर हमारा जो है वो सॉल्ट्स मौजूद थे, ये वाला Ca+ और CO3। अब यहाँ पर हमारा जो ये रेजिन था वो उसके साथ रिएक्शन होता है, तो क्या होता है, ये देखा कि हमारे जो साथ वाला जो बिरादरी था यानी प्लस वाला जो है वो कौन है, तो वो उसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा और दूसरे वाले को ले लेगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो प्लस वाला है वो R के साथ चला गया और जो भी यहाँ पर जो प्लस वाला था वो इसके साथ आ गया। यानी कि हम लोग अगर शॉर्ट में अगर कहें तो ये जो प्लस वाला आयन है और जो ये Ca+ वाला आयन है वो ये आपस में रिप्लेस हो जाते हैं, इसलिए इसे एक्सचेंजर भी कहा जाता है। ओके, यानी कि एक्सचेंज हो जाता है आयन का। तो यहाँ पर ये जब एक्सचेंज होंगे तो क्या बना देंगे, तो यहाँ पर देखिए CO3 के साथ आ जाएगा हाइड्रोजन आयन, तो बना देगा H2CO3 यानी जिसको इसको कार्बोनिक एसिड भी कहा जाता है। और यही R के साथ जो होता है वो Ca+ जो है, जो Ca+ आपका जो कैटायन है वो आपका ट्रैप हो जाता है, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो इस तरह से Ca+ जो है वो वाटर से रिमूव हो जाता है। फिर उसी तरह से मैग्नीशियम सल्फेट है, तो R+ वाला जो है वो Mg+ से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए R के साथ कौन आ जाएगा, Mg वाला आ जाएगा और ये रिप्लेस होकर यहाँ पर चला जाएगा, तो ये बना देगा क्या, H2SO4। और H2SO4 भी क्या है, एक तरह का स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, और ठीक उसी तरह से एक नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, तो जैसे कैल्शियम क्लोराइड हो गया, तो ये टूटेगा तो Ca+ और Cl2- हो जाएगा, तो H+ वाला क्या चीज होगा, वो आपस में रिप्लेस होगा प्लस वाले के साथ। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये इसके जगह पे आ जाएगा और ये इसके जगह पे चला जाएगा, तो R- वाले के जगह पे आ गया Ca+, और इसके जगह पे अगर आ जाएगा H+, तो यहाँ पर भी जो है एक एसिड का निर्माण होगा, यानी कि HCl का निर्माण होगा, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, और ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर नाइट्रेट के साथ भी रिएक्शन होता है, तो नाइट्रिक एसिड का निर्माण होता है। सिलिकेट के साथ अगर रिएक्शन होता है तो सिलिक एसिड बनता है। यानी कि SSC एक्सचेंजर में जो भी रिएक्शन होता है तो उसके मदद से हमारा ये कैटायन तो रिमूव हो जाता है, लेकिन वहाँ पर एसिड का निर्माण होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि यहाँ से जो वाटर जो डिस्चार्ज होगा उसकी जो pH जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, जितने सारे आपके एसिड का निर्माण होंगे तो वो क्या करेंगे, pH को डिक्रीज करते जाएंगे। तो यहाँ पर जो pH होता है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है, लगभग 4 के आसपास आ जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो यहाँ से वाटर जो डिस्चार्ज होता है, ओके, जो कि एसिडिक नेचर का होता है, वो डिगेसर में जाता है। तो डिगेसर क्या करता है, तो डिगेसर, तो डी का मतलब ही होता है किसी चीज़ को रिमूव करना, गैस का मतलब होता है गैसियस प्रोडक्ट, और जो रिमूव करता है उसी को कहा जाता है डिगेसर। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा एसिडिक वाटर गया तो उसमें हम लोग ने यहाँ पर देखा था कि SSC एक्सचेंजर में कार्बोनिक एसिड का निर्माण होता है। ये जो कार्बोनिक एसिड का निर्माण होता है यही जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। कैसे, तो देखिए जो हमारा कार्बोनिक एसिड होता है वो एक वीक एसिड होता है। ठीक है, जो भी आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं उसमें भी कार्बोनिक एसिड ही होता है। कार्बोनिक एसिड जो होता है वो काफ़ी इजीली जो होते हैं वो टूट जाते हैं, जैसे वो एयर के कॉन्टैक्ट में आएंगे, ओके, सरफेस एरिया उनका बढ़ेगा, एयर के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो वो आसानी से जो है वो टूट जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं किया जाता है, यहाँ पर नॉर्मली आपके वाटर को यहाँ पे डिस्चार्ज किया जाता है। ओके, एक मैकेनिकल प्रोसेस यहाँ पे अपनाया जाता है और यहाँ से वाटर ऊपर से जो है वो वाटर को नीचे गिराया जाता है और एक ब्लोअर की मदद से एयर को यहाँ पर भेजा जाता है। तो वाटर जो है उनका सरफेस एरिया पर जाता है और वो एयर के कॉन्टैक्ट में जैसे ही आते हैं तो आपका जो ये कार्बोनिक एसिड है जो H2CO3 ये आसानी से टूट जाता है और ये वाटर बनाता है और CO2 बनाता है। तो जो डिगेसर होता है वो यही काम करता है कि जो CO2 जो यहाँ पर गैसियस जो प्रोडक्ट है वो उसको रिमूव कर देता है। ओके, तो इस तरह से जो SBA में जो लोड पड़ने वाला था वो उसको भी कम कर देता है। ओके, तो फाइनली हमारा डिगेसर क्या किया कि CO2 का रिमूव कर दिया। ओके, अब हमारा जो वाटर जो है वो SBA में जाएगा। SBA का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बेसिक एनायन एक्सचेंजर, शॉर्ट में इसको एनायन एक्सचेंजर कहा जाता है। तो एनायन एक्सचेंजर में कैसे हमारे जो ये एनायंस है वो रिमूव होता है, इसको भी हम लोग इस रिएक्शन से देखेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें जो रेजिन होता है वो R+OH- होता है। ये भी ठीक उसी तरह का रिएक्शन करेगा, बस थोड़े जो साइन है वो अपोजिट होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो R+ है यहाँ पे OH- है, तो R+ ये जो रेजिन है वो देखेगा कि मेरे साथ वाला जो आदमी है, मेरे मतलब बिरादरी का जो आदमी है वो यहाँ पर कौन है। ठीक है, तो सेम बिरादरी वाला यहाँ पर आदमी को खोजेगा और वो उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, अपना आदमी को कहीं और भेज देगा और दूसरे वालों को सेम बिरादरी का उसको अपने जगह पे बैठा लेगा। देखिए कैसे, तो यहाँ पर जो हमारा वाटर जो गया था तो उसमें क्या हुआ था, जो भी हमारे एसिड का निर्माण हुआ था
तो वो उसके साथ ऑलरेडी एनायंस है, तो ये एनायंस के साथ यहाँ पर हमारे SBA में जाता है। तो वहाँ पर जो रिएक्शन होता है, जैसे आपका H2SO4 गया, यहाँ पर जो निर्माण हुआ था वो वाटर में H2SO4 गया, फिर वहाँ पर जो रेजिन है वो क्या है, R+OH- है। तो ये देखेगा कि हमारे सेम बिरादरी का कौन है, तो भैया यहाँ पर है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वो उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो ये OH- जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, अपना जगह को बदल लेगा, ओके। इसलिए इसे एक्सचेंजर कहा जाता है, ठीक उसी तरह, ओके। तो ये अगर एक्सचेंज करेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो R+ के साथ क्या चला जाएगा, SO4- चला जाएगा, ओके। और जो H+ आयन है उसके साथ OH- आ जाएगा। तो ये दोनों यदि मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, वाटर बना देंगे, यानी कि H2O बना देंगे। तो यहाँ पर हमारा वाटर का निर्माण होता है, और जो भी यहाँ पर एनायंस जो है, जो ये इम्प्यूरिटीज जो है वो यहाँ पर आपके जो रेजिन है उसमें ट्रैप हो जाते हैं, यानी कि रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह एक दूसरा रिएक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। तो आपका HCl का फॉर्मेशन हुआ था, तो HCl यदि अगर इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये भी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ओके, माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा, ये भी इसके साथ आ जाएगा, OH वाला। तो OH अगर प्लस के साथ आ जाएगा H+ के साथ तो H2O बना देगा, ओके। और R+ के साथ Cl- आ जाएगा, जो कि एक हमारा इम्प्यूरिटीज था, ओके। तो इस तरह से जितने भी सारे एनायंस होते हैं वो इसी तरह से रेजिन के साथ रिएक्शन करके वो रिप्लेस हो जाते हैं और रिमूव हो जाते हैं, ओके। अब हमारा वाटर जो है वो यहाँ से डिस्चार्ज होता है और MB में जाता है, यानी कि मिक्स बेड में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चाहे SSC एक्सचेंजर हो चाहे SBA एक्सचेंजर हो, यहाँ पर जो आयन एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, यहाँ पे हो सकता है कि कुछ जो वाटर के जो एनायंस और केटायंस जो है वो स्किप करके आगे बढ़ जाए, ठीक है, वो छूट जाए, वो ट्रैप नहीं हो पाए, रिमूव नहीं हो पाए। तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद इसके यहाँ पर बाबा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, यानी कि मिक्स बेड यहाँ पे बैठा हुआ है, ओके। तो मिक्स बेड में क्या होता है, तो यहाँ पे जो मिक्स कहने का मतलब है, यहाँ पे SSC का जो भी रेजिन होगा और आपका SBA का भी जो रेजिन होगा, यहाँ पे दोनों मौजूद होते हैं। नीचे में आपका केटाइन होता है और आपका ऊपर में जो होता है वो एनायन होता है, ठीक है। तो यानी कि ये एक तरह का दोनों का काम करता है। तो जो भी आपके केटाइन और एनायन यहाँ पर स्किप कर गए हैं या छूट गए हैं, तो वो यहाँ पर रिमूव हो जाते हैं, यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, और एक तरह से यहाँ पर वाटर की पूरी तरह से पॉलिशिंग हो जाती है, ठीक है, एक फिनिशिंग हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि ये जो वाटर हमारा मिक्स बेड से निकला तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जाते हैं। कई सारे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो सीरीज में लगे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम में एक दिखाया गया है, लेकिन यदि प्लांट में देखेंगे तो कई सारे जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लगे होते हैं। तो इसमें होता क्या है, तो जैसे ही आपका मिक्स बेड से जो वाटर जो होता है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आता है, तो वाटर में जो भी थोड़े बहुत अगर इम्प्यूरिटीज बच गए हैं, जो माइक्रोन साइज के हैं, उनको भी ये जो UF है वो रिमूव कर देता है। UF में आपके मेम्ब्रेन्स लगे होते हैं जिनसे होकर ये वाटर जो है वो गुजरता है, जो माइक्रोन्स लेवल पे पार्टिकल को रिमूव कर देता है। और फिर यहाँ से जो हमारा वाटर जो है वो फ्रेश DM वाटर जो है वो आउटलेट होता है, और ये इसको फिर स्टोरेज टैंक में स्टोर कर लिया जाता है, और फिर पंप की मदद से आपका जो वाटर है वो बॉयलर में भेज दिया जाता है, जहां पर स्टीम जनरेशन के काम में यहां पर आता है, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा फ्रेश DM वाटर होता है उसका अगर pH के बारे में बात करें तो उसका जो pH होता है वो 6.5 से 7.5 होता है, ओके। और अगर इसका कंडक्टिविटी के बारे में बात करें तो इसका कंडक्टिविटी होता है वो 0.15 जो होता है वो माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर वो मैक्सिमम होता है, ओके। मैक्सिमम इतना इसका कंडक्टिविटी होता है। वहीं इसका अगर सिलिका के बारे में अगर बात करें तो इसका सिलिका जो यहाँ पर मिलेगा आपको 0.02 ppm मिलेगा। यहाँ पर अगर हार्डनेस के बारे में बात करें, टोटल हार्डनेस के बारे में, तो वो नील होता है, ओके। क्लोरीन के बारे में अगर बात करें तो क्लोरीन भी यहाँ पे नील होता है। टर्बिडिटी के बारे में बात करें तो टर्बिडिटी भी यहाँ पे नील होता है। तो ये हमारा फ्रेश DM वाटर का पैरामीटर हो गया, ओके। बाकी आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा जो बॉयलर होता है, जो उसमें फीड वाटर हम लोग देते हैं, तो वहाँ पर pH जो होता है वो इतना नहीं होता, उससे ज़्यादा ही होता है। लगभग आपका जो pH जो है वो 8.5 से 9.2 तक होता है, जो फीड वाटर बॉयलर में दिया जाता है। तो लेकिन यहाँ पर जो जनरेशन होता है वो 6.5 से 7.5 ही होता है। तो फिर यहाँ पर क्या किया जाता है, जैसे ही आपका DM वाटर जो होता है वो तैयार होता है तो यहाँ पर आपका केमिकल को डोज किया जाता है, जो कि pH को बूस्ट कर जाता है। तो pH को बूस्ट करने के लिए यहाँ पर जो केमिकल यूज किया जाता है वो होता है मॉर्फलिन, ठीक है। तो मॉर्फलिन का यहाँ पर यूज करके जो pH जो है वो उसको बूस्ट करके फिर बॉयलर में
पंप के द्वारा भेज दिया जाता है। ओके, तो यही हो गया आज की वीडियो में, जिसमें हम लोग जाने कि कैसे डीएम प्लांट में हमारा डीएम वाटर जो होता है वो तैयार होता है। तो आई होप कि आज का जो ये टॉपिक था वो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इससे समझोगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।